हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनाइट अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो DSSB TGT साइंस और यूपी TGT साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारा पढ़ने का तरीका होता है कि हम लोग सबसे पहले किसी भी जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जितने भी थियोरेटिकल पार्ट होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद उस चैप्टर पर बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हों, चाहे वो DSSB TGT साइंस से पूछे गए हों या यूपी TGT साइंस से पूछे गए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इस चैनल पे डेली एक वीडियो यूपी TGT साइंस और DSSB TGT साइंस के लिए अपलोड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। The atom is made up of three fundamental subatomic particles: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, पहले आप लोग पढ़ चुके हैं सब चीज़ें कि जो एटम होते हैं वो थ्री फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? तो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पार्टिकल्स आर समराइज। इन पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो नीचे समराइज किया गया, उनका सारांश नीचे टेबल में दिया गया है, जो कि हम लोग अभी देख लेते हैं। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है जो ये टेबल दिया गया है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जामिनेशन में सब चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे डिस्कवरर के बारे में है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर कौन है? तो जे थॉमसन है और इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था 1897 में। प्रोटॉन के डिस्कवरर हैं गोल्डस्टीन है और इन्होंने इसका डिस्कवर किया था 1886 में। न्यूट्रॉन के डिस्कवरर हैं जेम्स चैडविक और इन्होंने इसका डिस्कवर किया था 1932 में। अब हम लोग नोटेशन की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं 0-1 से, प्रोटॉन को डिनोट करते हैं 1 से और न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं 1 0 से। अब हम लोग दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एब्सोल्यूट मास की वैल्यू कितनी होती है उसको जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की एब्सोल्यूट मास की वैल्यू होती है 9.109 इंटू 10⁻31 kg और प्रोटॉन की जो एब्सोल्यूट मास की वैल्यू होती है वह है 1.673 इंटू 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन की जो एब्सोल्यूट मास की वैल्यू होती है वह है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन के एटॉमिक मास, जो एब्सोल्यूट मास की वैल्यू है वह है 1.673 इंटू 10⁻27 kg, यानी 0.67 के बाद क्या है? इसमें 3 है। किसमें? प्रोटॉन में 3 है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन को यहाँ पे देखते हैं तो न्यूट्रॉन की है डेसिमल के बाद 1.67 के बाद 5 है इंटू 10⁻27 kg। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूट्रॉन की एब्सोल्यूट मास जो है वो प्रोटॉन से क्या है? स्लाइटली ग्रेटर है, थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम लोग रिलेटिव मास की बात कर लेते हैं कि इनका रिलेटिव मास क्या होता है। हम लोग रिलेटिव मास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की रिलेटिव मास की वैल्यू होती है 0.00055 AMU या फ्रैक्शन में बात करें तो ये होता है 1/1837 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस। और प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन की वैल्यू होती है 1.0073 AMU। प्रोटॉन की एटॉमिक रिलेटिव मास की वैल्यू है और न्यूट्रॉन की रिलेटिव मास की वैल्यू होती है 1.0087 AMU। चलिए दोस्तों, हम लोग एब्सोल्यूट चार्ज के बारे में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे एब्सोल्यूट चार्ज कितने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे एब्सोल्यूट चार्ज है -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। लेकिन अगर इसको कूलम में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे -1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पे होता है +4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU।
अगर कूलम में याद रखेंगे तो कूलम में हो जाएगा प्लस 1.60 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नील होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन हम जानते हैं कि न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने की है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज में वैल्यू सेम है, केवल साइन में डिफरेंस है, साइन में अंतर है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के सामने माइनस साइन है और प्रोटॉन के चार्ज के सामने प्लस साइन है। बाकी अगर वैल्यू देखिएगा तो वैल्यू दोनों में सेम है। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं रिलेटिव चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन पे जो रिलेटिव चार्ज है वो -1 यूनिट होता है और प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज +1 यूनिट, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नील। अब हम लोग देख लेते हैं चार्ज अपॉन मास की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज अपॉन मास की वैल्यू होती है -1.759 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। और प्रोटॉन के लिए होता है ग्रेटेस्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, और न्यूट्रॉन के लिए नील है। लोकेशन की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है, चक्कर काटता है, ठीक है। और प्रोटॉन की बात करें तो ये न्यूक्लियस के अंदर में होता है, और न्यूट्रॉन भी कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर में होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन के हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है इसमें एटॉमिक। और हम अभी बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का डेफिनेशन जान लेते हैं कि न्यूक्लियस का डेफिनेशन क्या है। फ्रेंड्स, न्यूक्लियस का डेफिनेशन है द एटम कंटेन्स टाइनी पॉजिटिवली चार्ज्ड मासिव सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी एटम के अंदर में क्या होता है, एक टाइनी पॉजिटिवली चार्ज मासिव सेंटर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। न्यूक्लियस का डिस्कवरी रदरफोर्ड ने किया था। All the protons and neutrons that effectively constitute the mass of the atom reside in the nucleus। सभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो इफेक्टिवली क्या करते हैं, एटम के मास को बनाते हैं, वो कहाँ होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूक्लियॉन्स। यानी न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स का डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एज दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। यानी फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर में रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम लोग एक कलेक्टिवली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यानी वो दोनों क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन्स। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दें कि न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, आपको 3 ऑप्शन दे दे। एक ऑप्शन रहे कि केवल न्यूट्रॉन का रहे, एक ऑप्शन केवल प्रोटॉन का रहते हैं, और एक ऑप्शन दे देगा जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहेंगे। तो हमें उस ऑप्शन को टिक करना होगा जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होंगे। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के डेफिनेशन को जान लेते हैं हम लोग, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस ऑन द न्यूक्लियस एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड इट डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट। फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि न्यूक्लियस में जितने भी पॉजिटिव चार्जेज होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्जेज होते हैं वो किसके होते हैं, प्रोटॉन के होते हैं। क्यों, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है वो तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। यानी यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गया क्या, कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स वो किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। Since an atom as a whole is electrically neutral, it possesses an equal number of neutrons surrounding the nucleus। ये कह रहा है कि जो एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, यानी उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज, एटम पे तो कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो इसका कारण ये है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, जिससे उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है, यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई क्या, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे दे सकते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे जेड से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसे पी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, बराबर होती है।
और हम बात करेंगे मास नंबर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, मास नंबर ए। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी हमें यहाँ से डेफिनेशन मिल गया, जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होता है। मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। अगर हमें इस फार्मूले से यह पता करना हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन्स के साथ प्लस में क्या एटॉमिक नंबर है, जिसको हम लेफ्ट साइड में ले जाके मास नंबर से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर मिल जाएगा। यहाँ से हमें एक और फार्मूला मिल गया। और फ्रेंड्स, इसको आप लोगों को याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल गया, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला हो गया मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास क्या होता है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इट इज द एवरेज मास ऑफ ऑल द एटॉमिक स्पीसीज आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। यानी सेम एलिमेंट के जितने भी एटॉमिक स्पीसीज हैं, मतलब जितने भी आइसोटोप्स हैं, उनका क्या होता है, उनका एवरेज होता है। ठीक है। एटॉमिक नंबर व्हेन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू द मास नंबर। यानी एटॉमिक वेट को जब हम उसके नियरेस्ट होल नंबर से राउंड ऑफ करते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, मास नंबर के बराबर हो जाता है। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी वैसे एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, वैसे एटम्स जिनके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोटोप। तो आइसोटोप को याद रखने का तरीका है कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसे आप लोग यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं, सब में क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इसमें भी 8 है, मिडिल वाले में भी 8 है और लास्ट वाले में कितना है, 8 है। एटॉमिक नंबर सब में सेम है, इसलिए क्या हो गया, आइसोटोप हो गया। लेकिन आइसोटोप में एक चीज याद रखने की और जरूरत है कि इनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है उसमें मास नंबर कितना है, 16। सेकेंड वाले जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है उसमें मास नंबर 17 है। और लास्ट वाले जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है उसमें मास नंबर कितना है, 18 है। इस तरीके से वैसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। नीचे लिखा भी है 10 आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। क्यों, क्योंकि देखिए कह रहा है ना कि आइसोटोप्स के जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के जो तीनों आइसोटोप हैं उन तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनका डिफरेंट क्या है, मास नंबर। और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये होता है वो क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सभी आइसोटोप में सेम है, डिफरेंट क्या है, मास नंबर। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग आइसोटोप में क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ आइसोबार का डेफिनेशन देखेंगे। आइसोबार्स आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फ्रेंड्स, जो आइसोबार होता है ना, थोड़ा सा उल्टा कह सकते हैं किसका, आइसोटोप का। आइसोटोप में क्या सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर, लेकिन आइसोबार में क्या सेम होता है, मास नंबर। आइसोबार में मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर है 18 है और मास नंबर 40। और पोटास का फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर 19 होता है। यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंट है, पोटास का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 19 है पोटास का, ऑर्गन का 18 है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, डिफरेंट। लेकिन मास नंबर ऊपर में जो लिखा है देखिए, दोनों में क्या है, 40 और 40। तो वैसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट, लेकिन मास नंबर सेम हो, उसे हम आइसोबार कहते हैं। आइसोबार मतलब मास सेम हो और आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आइसोटोन की डेफिनेशन है, आइए हम लोग आइसोटोन को देखते हैं। आइसोटोन्स आर एटॉमिक स्पीसीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
containing equal number of neutrons। ठीक है, वैसे एटम्स के स्पेसीज होते हैं आइसोटोन्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे देखिए फास्फोरस और सल्फर का एग्जांपल दिया गया है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है और मास नंबर 31 है, और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और मास नंबर 32। अब दोनों में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे इस फार्मूले से कि n, इस फार्मूले से आप निकाल दीजिए स्मॉल n यानी एटॉमिक नंबर स्मॉल n इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू फार्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर एक में क्या है 31 है और फास्फोरस में, और एटॉमिक नंबर 15 है। इसको माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा 16। और इसी तरीके से सल्फर वाले में भी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 ही आएगा। तो दोनों में क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गया, इसलिए दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फ्रेंड्स वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। पहले तो सिंबल आप लोग यहाँ पे जानते हैं पहले से, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। वेवलेंथ क्या है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट्स ऑन अ साइकिल। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन अ साइकिल एंड द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एक बना लेते हैं वेव, तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे दोनों क्या है क्रेस्ट है, यानी इसको क्या कहते हैं हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं हिंदी में। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को लेमडा कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और भी देख लेते हैं। एक और हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, एक और हम बना लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों, इसको हम नीचे वाले को हिंदी में क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं, और इंग्लिश में थ्रो कहते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लेमडा होता है। यही इसका डेफिनेशन है। और इसकी यूनिट जो होती है लेमडा की, किसकी होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। और इसको हम लोग इसकी यूनिट लिखते हैं सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, मीटर या नैनोमीटर। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और मीटर में इसको करेंगे कन्वर्ट तो हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। क्योंकि देखिए एंगस्ट्रॉम की वैल्यू अगर सेंटीमीटर में 10⁻⁸ सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, नैनोमीटर की भी वैल्यू हमें याद रखना होगा क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगर इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स हम लोग फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन को देख लेते हैं, और पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। इसका डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ राइज दैट कैन पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव्स पास करते हैं इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हैज यूनिट ऑफ टाइम इनवर्स सच है, जिसको हम लोग सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं या मिनट इनवर्स भी कहते हैं। यानी साइकिल पर सेकेंड इज एब्रिविएटेड टू हर्ट्ज। साइकिल पर सेकेंड को हम लोग संक्षेप में क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं। अब लोग वेलोसिटी देख लेते हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉर ऑल वेवलेंथ्स ट्रैवल इन अ वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ लाइट। यानी किसी भी वेवलेंथ की लाइट क्यों ना हो, लेकिन वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से वो ट्रैवल करती है। The relationship between the wavelength and the frequency of electromagnetic radiations with its velocity equal to that of light is। यानी यहाँ पे रिलेशन दिया गया है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में। लाइट के वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन दिया गया, और रिलेशन आपको याद रखना जरूरी है। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, और हो सकता है ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ दिए। तो क्या होते हैं, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेयर C इज इक्वल टू क्या है, जहाँ पे C है स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेव नंबर क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, वेव नंबर को पहले किस सिंबल से डिनोट करते हैं ये आपको याद रखना है। वेव नंबर को हम लोग न्यू बार से डिनोट करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ क्रेट्स और थ्रोज इन 1 सेंटीमीटर। द वेव नंबर is obviously the reciprocal of wavelength and can be calculated by nu bar is equal to 1 upon lambda। यानी वेव नंबर वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स होता है।
एंड न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा होता है। ये भी रिलेशन आपको याद रखना है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।